Hello, good morning everybody. So we are doing UPSC prelims extra edge series. हमारा जो पहला हमने सब्जेक्ट उठाया है वो पॉलिटी का है और इसमें हमारे पॉलिटी में 6 लेक्चर हो चुके हैं एंड टुडेज इज आवर 7th लेक्चर. हमने लास्ट क्लास में जो किया था दैट टॉपिक वाज रिलेटेड टू हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसे हमें कंप्लीट किया था. आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो हमने कवर कर लिया था. आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज बेसिकली अ टॉपिक ऑफ नेशनल या हम ब्रॉड कह सकते हैं इमरजेंसी वाला टॉपिक. और उसमें नेशनल इमरजेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इमरजेंसी को अगर हम डिवाइड करें तो वो डिफरेंट टाइप्स की हैं. जैसे कि एक है हमारी नेशनल इमरजेंसी, वो डिस्कस करेंगे हम, जो आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. एक हमारी इमरजेंसी है दैट इज कॉल्ड एज स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं. हम उसको बोल देते हैं स्टेट इमरजेंसी, पर वो है क्या? प्रेसिडेंट्स रूल. और एक हमारी है इमरजेंसी दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी. जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है और हमारा प्रेसिडेंट रूल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360. पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी के टॉपिक को करने से पहले, कि ये जो प्रोविजन है ये क्यों लिया गया, कहां से लिया गया और इसके होने से क्या हो जाता है. तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड दिस टॉपिक. तो उसको हम कर लेते हैं पहले कि क्या इसकी बेसिक फिलॉसफी है. तो लेट्स डू दिस थिंग फर्स्ट. अब नेशनल इमरजेंसी का जो ये आर्टिकल है, नेशनल इमरजेंसी का जो ये आर्टिकल है, दैट आर्टिकल वाज बेसिकली टेकन फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. तो ये पूरा इमरजेंसी का जो प्रोविजन आ रहा है ये कहां से लिया गया है? हमारा जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से. और इसी से जो आइडिया आता है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन इन जर्मनी, और इसी जो आइडिया आता है इमरजेंसी का. अब ये इमरजेंसी का प्रोविजन है, किसी नाम ही क्या इमरजेंसी, इन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को डील करने के लिए हमने ये संविधान में ऐड किया है, दैट इज इमरजेंसी. और ये जो हमारे संविधान के पार्ट 18 में मेंशन्ड है, पार्ट 18 में ये चीज मेंशन्ड है, दैट इज ऑफ नेशनल, दैट इज ऑफ हमारा इमरजेंसी वाला टॉपिक. आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 इस प्रोविजन से डील करता है, पूरे के पूरे इमरजेंसी वाले प्रोविजन से. अब क्योंकि ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन है तो इसका इंपैक्ट भी क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपैक्ट होगा. अगर इंपैक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है तो वो किस सेंस में होता है इसका इंपैक्ट? दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. उसका इंपैक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट ये इंपैक्ट होता है कि आपके इसके बाद इंप्लीमेंट होने से राइट्स पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है. अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 352 में जो डिक्लेयर करते हैं उससे फंडामेंटल राइट्स पे बड़ा इंपैक्ट होता है. तो पहले हम बात कर रहे हैं कौन से की? हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसके कारण राइट्स पे इंपैक्ट पड़ता है और फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, दैट आर प्रोवाइडेड, ताकि जो हमारी नेशन है, जो स्टेट है, उसकी पावर को चेक में रखा जाए. बट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द पावर ऑफ स्टेट इंक्रीजेस सो मच कि भाई उसके लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं. और दूसरा, हमारा संविधान में कुछ फेडरल फीचर्स हैं और उन फेडरल फीचर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और हमारा कंट्री क्या बन जाता है? हमारा कंट्री यूनिटरी बन जाता है. क्या बन जाता है हमारा कंट्री? यूनिटरी बन जाता है. कहने का मतलब क्या है? जो राइट्स हैं और जो आर्टिकल 352 है उसमें सस्पेंड हो जाते हैं और हमारे जो फेडरल फीचर्स हैं संविधान के वो क्या बन जाते हैं? यूनिटरी. मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ अपने रिलेशंस को और स्ट्रांग कर लेती है और दूसरा, लोगों के रिस्पेक्ट में सेंटर गेट्स मोर पावर. आया समझ में यहां तक? तो इन दो रिस्पेक्ट्स में नेशनल इमरजेंसी इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो इसका यूज भी क्या होना चाहिए? बड़े ही रेयर टाइम्स में होना चाहिए. इसीलिए संविधान में इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी को लेके इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. बट व्हेन इंडिया विटनेस्ड 1975 की नेशनल इमरजेंसी, देन टू सेफगार्ड की स्टेट अपनी पावर का मिसयूज ना करे, वी अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो बहुत सारी प्रोटेक्शन दी गई कि स्टेट इमरजेंसी की पावर का, नेशनल इमरजेंसी की पावर का मिसयूज ना करे.
बट बिफोर गोइंग इनटू दोस थिंग, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि नेशनल इमरजेंसी किन ग्राउंड्स पे लगती है और कौन लगाता है। तो पहला आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट on the grounds that are mentioned in the constitution itself. These three grounds are basically, पहला है war, दूसरा है external aggression, and third one is armed rebellion. संविधान में पहले वर्ड आर्म्ड रिबिलियन नहीं था, पहले वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, पर बाद में हमने देखा कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी लगी थी 1975 वाली, हमें लगा कि लोगों ने कोई स्टेट के अगेंस्ट आर्म्स उठाई नहीं, तब भी गवर्नमेंट ने क्या लगा दी, इमरजेंसी। हमें लगा कि उसने, सरकार ने उस पावर का मिसयूज किया है, तो आगे से आने वाली स्टेट इसका मिसयूज ना करे। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो बड़ा वेग टर्म है, हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा आर्म्ड रिबेलियन से। जब तक लोग हथियार नहीं उठाते, स्टेट कैन नॉट इंपोज नेशनल इमरजेंसी, बिकॉज नेशनल इमरजेंसी का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, तो वो रेयर सर्कमस्टांसेस में ही यूज करनी चाहिए। तो दीज थ्री ग्राउंड्स जो आज संविधान में मेंशन्ड है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। अब करता किसकी एडवाइस पे है? ऑफ कोर्स कैबिनेट की एडवाइस पे, बट वो कैबिनेट की एडवाइस अब रिटन होनी चाहिए, ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। तो नेशनल इमरजेंसी में जो डिक्लेयर करता है वो प्रेसिडेंट करता है, रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट। थ्री ग्राउंड्स हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया है हमने यहां से, उसको ग्राउंड को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया है। और आज तक इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी लगी है, ये 3 बार लगी है। फर्स्ट ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर, देन इंडिया जो बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ था, एंड बाय जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उन्होंने लगाया था इन 1975। In above 2 cases, the ground was external aggression and the third one was internal disturbance का ग्राउंड पे किया था, और बाद में हमने वो ग्राउंड को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन में चेंज कर दिया है। इंटरनल डिस्टर्बेंस और ये है एक्सटर्नल एग्रेशन। अब हमें समझ में आया कि भाई इन ग्राउंड्स पे डिक्लेयर होती है, कौन करता है? ये करता है। अब उसका प्रोसेस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस प्रोसेस को समझते हैं कि किस प्रोसेस पे करते हैं। अब जब भाई प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया, तो ऐसे तो है नहीं प्रेसिडेंट पे पावर पे चेक नहीं होगा। ऐसे तो प्रेसिडेंट होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं, ये अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं। तो एक बार अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव का प्रोक्लेम कर दी, तो उसको कोई ना कोई अप्रूव तो करेगा ना, ताकि इस पावर पे चेक रखा जाए। तो एक तो प्रोक्लामेशन होती है, एक होती है अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी, एंड दैट पावर ऑफ अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी इज गिवन टू Parliament in India, and that is basically the doctrine of checks and balances. हमें यहां से थोड़ा सा हट रहा हूं, पर that principle is very important. एग्जीक्यूटिव की पावर पे अप्रूव करके कौन चेक रख रहा है? पार्लियामेंट। That is called as doctrine of checks and balances. ये संविधान में आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था इसको लेके, इसको एक बार और पढ़ा देता हूं जस्ट इन 2 मिनट्स, कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। संविधान में हमने पावर्स क्या की हैं? डिवाइड की हैं इन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इसे बोल देते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। पहले पावर तीनों ऑर्गन्स कौन चलाता था? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी कौन चला रहा था? दैट वाज बेसिकली डन बाय किंग, और किंग के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ पावर। और उस कंसंट्रेशन ऑफ पावर को डीकंसंट्रेट करने के लिए वी इन्वेंटेड दिस प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज गिवन बाय मोंटेस्क्यू। अब भाई मोंटेस्क्यू ने ये सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल दे दिया, बट एक चीज देखें, अगर आपने ऑर्गन की पावर को अलग अलग कर दिया है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऑर्गन्स अपने आप में अथॉरिटेरियन बन जाए, कि प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करके इमरजेंसी डिक्लेयर करके देश में राइट्स का वायलेशन कर रहा है और गवर्नमेंट को यूनिटरी बना रहा है। इसको खत्म करने के लिए कि एक ऑर्गन भी अपने आप में अथॉरिटेरियन ना बने, हम लेके आए डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि अगर प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करके
इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है तो लेजिस्लेचर उसको अप्रूव करके उस पर चेक रखेगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब क्वेश्चन आता है, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन एंड अप्रूवल आर टू डिफरेंट थिंग। प्रोक्लामेशन एंड अप्रूवल are two different things. Who proclaim? President proclaim. Who approves? Parliament approves. Parliament consists of Lok Sabha as well as Rajya Sabha. अब प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट है इसमें। प्रेसिडेंट ने लेट्स सपोज 1 जन को 2026 में प्रोक्लामेशन की, तो संविधान में लिखा है उसे अप्रूव कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, बट विद इन 1 month। तो विद इन 30 days या 1 month हु विल अप्रूव इट? पार्लियामेंट विल अप्रूव इट, इंक्लूड्स बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब अगर 1 महीने में अप्रूव ना हुई तो जो भी प्रोक्लामेशन है वो अपने आप क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब आपको 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करवानी पड़ेगी पार्लियामेंट से। लेट्स सपोज लोकसभा हाउस है ही नहीं, वो डिसॉल्व है, तो फिर क्या करें? फिर राज्यसभा को 30 दिन के अंदर पास करनी पड़ेगी, और जब नहीं लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो उसको 30 दिन के अंदर पास होना होगा। तो 1 मंथ के अंदर पास होनी चाहिए। 1 जनवरी को की थी तो मतलब 31 जन तक ये अप्रूव होनी चाहिए, नहीं हुई तो ये लैप्स कर जाएगी। अगर एक बार अप्रूव हो गई देन इंपॉर्टेंट थिंग इज ये एक्सटेंड होती है कहां से? यहां अप्रूव होने से 6 मंथ्स तक। तो उसका जो एंड है, कट ऑफ डेट है, तो वो कितनी है? 6 मंथ्स। कहां से? डेट ऑफ अप्रूवल से 6 मंथ्स। तो वो कितनी हो गई? 31 जन टू 31 जुलाई 2026। तो पूरा का पूरा आपका फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 6 महीने आपकी इमरजेंसी फोर्स में रहेगी। अब ये मेजॉरिटी कौन सी यूज करते हैं हाउसेज में? दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो कौन सी मेजॉरिटी होती है? दैट मेजॉरिटी इज कॉल्ड एज स्पेशल मेजॉरिटी। दैट मेजॉरिटी इज कॉल्ड एज special majority. That majority is called as special majority. इसका मतलब क्या है? वही 2/3 members present and voting, not less than 2/3 members present and voting, plus absolute majority, जो आर्टिकल 368 में यूज करते हैं, वही वाली बता रहे हैं, वही है स्पेशल मेजॉरिटी। हमने पहली क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, टाइप 1, 2, 3, 4 सब पढ़ा हुआ है। यहां पे यूज हो रही है स्पेशल मेजॉरिटी वाली, जहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये प्रोसेस हो गया, कौन पास करता है, कैसे करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए होती है। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर ये इमरजेंसी एक बार अप्रूव हो गई देन इट्स वैलिडिटी इज ओनली 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। उसके बाद अगर आपको और करनी है तो आपको सारे प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। फिर जितने मर्जी महीनों तक वो प्रोसेस को रिपीट करते रहे और इमरजेंसी लगाते रहे, ये चलता रहेगा। पर यू हैव टू डू द होल प्रोसेस अगेन, यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट अगेन एंड अगेन, वन सिंगल टाइम। इट कैन एक्सटेंड अप टू 6 मंथ्स। अब ये हो गया हमारा कि कितनी देर तक लगती है। अब आता है नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें समझनी है। अब अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ये पूरे के पूरे इंडिया में भी लग सकती है और अ पार्ट ऑफ इट, ये पूरे के पूरे इंडिया में भी लग सकती है और अ पार्ट ऑफ इट। और अगर मान लो आपने इमरजेंसी एक ग्राउंड पे लगाई, कोई भी ग्राउंड है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, और मान लो उस ग्राउंड पे इमरजेंसी अप्रूव नहीं हुई, देन यू हैव ऑप्शन कि आप किसी और ग्राउंड पे कर दें। आपने वॉर पे लगाई थी, वॉर वाली इमरजेंसी अप्रूव नहीं की पार्लियामेंट ने, तो आपने किस पे लगा दी? वॉर वाले को छोड़ दिया, अब आपने एक्सटर्नल एग्रेशन ग्राउंड पे लगा दी। और फिर आपने जब ये भी अप्रूव नहीं किया पार्लियामेंट ने, तो आपने फिर अपने नेक्स्ट ग्राउंड पे लगा दी, ना वॉर पे ना एक्सटर्नल एग्रेशन पे, बल्कि किस पे? आर्म्ड रिबेलियन पे। और अगर मान लो इमरजेंसी किसी एक ग्राउंड पे लगी हुई है, आउट ऑफ दीज 3 ऑन वन सिंगल ग्राउंड इट्स लगी हुई है, तो आप उसको रिवोक होने से पहले, लैप्स होने से पहले ही इमरजेंसी को दूसरे ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं। ऐसे ही ये अगर दूसरे ग्राउंड पे लगी हुई है, उसी टाइम आप तीसरे ग्राउंड पे भी लगा सकते हो।
मतलब एक टाइम पे नेशनल इमरजेंसी एक ग्राउंड पे लगनी चाहिए, दो डिफरेंट ग्राउंड्स पे लग सकती है। एक ग्राउंड मतलब अगर एक ग्राउंड पे लगी हुई है तो दूसरे ग्राउंड पे उसी टाइम भी लग सकती है। आया समझ में यहां तक? अब ये हो गया हमारा कि नेशनल इमरजेंसी में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इंडिया में, पार्ट ऑफ इट। सेकंड, एक अगर ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी अप्रूव नहीं हुई तो आप दूसरे ग्राउंड पे उसे लगवा सकते हो। अगर एक ग्राउंड पे लगी हुई है तो उसी टाइम आप दूसरे ग्राउंड पे भी लगा सकते हो। दिस इज बेसिकली द थ्री कोर प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो आपको नहीं भूलने हैं, ये आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं। अब ये जो प्रोविजन लिया गया है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर अब मान लो नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया, अगर उसी नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव किया हुआ है, वो फोर्स में है और उसे आपको क्या करना है, रिवोक करना है, देन दिस रिवोकेशन कैन बी डन इन टू वेज। फर्स्ट, इट कैन बी डन बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ, जिसने ये लगाई थी, ऑफ कोर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हेडेड प्राइम मिनिस्टर हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स हमेशा यही होता है कि प्रेसिडेंट तो कुछ नहीं है, इसके पीछे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। या फिर लोकसभा ये काम कर सकती है, वर्ड क्या है, लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट, बाय पासिंग विच मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, बाय पासिंग विच मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। तो अगर रिवोक करना है तो उसके टाइम पीरियड से पहले भी इसको रिवोक किया जाता है। दो ग्राउंड्स हैं, दो मैकेनिज्म हैं। वन, प्रेसिडेंट ने कर दिया सीधा, जिसने लगाई थी, रेजोल्यूशन पास की और रिवोक कर दी। सेकंड इज इंपॉर्टेंट, इज लोकसभा ने सिंपल मेजॉरिटी से पास करके रिवोक कर दी। अब मुझे एक समझ आए, जब नेशनल इमरजेंसी लगी ही गई है, अब इस इमरजेंसी के लगने से इंपैक्ट्स क्या होते हैं, इंप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो मैं बता रहा हूं ये आज की कंडीशन है नेशनल इमरजेंसी की, पर संविधान में हमने अमेंडमेंट किए हैं 38, 42, 44। उन अमेंडमेंट्स में कौन कौन से चेंजेस आए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, पर यू हैव टू रिमेंबर कि ये अमेंडमेंट्स में क्या क्या आया था इमरजेंसी को लेके। डायरेक्टली पूछ लेंगे कि 44th अमेंडमेंट में नेशनल इमरजेंसी को लेके ये किया गया था। आपको ये पता होगा ये किया गया था, पर ये नहीं पता हो सकता कि भाई 44 में या 42 में। उसको पता करना है, आज ही करेंगे। इन अमेंडमेंट्स को भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोविजन इन अमेंडमेंट्स में हैं। आया समझ में यहां तक? अब समझें एक और चीज, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है। तो पहली इसकी इंप्लीकेशन किस पे होती है, फंडामेंटल राइट्स पे। सेकंड इंप्लीकेशन इज ऑन उसके इंपैक्ट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। सेकंड इंपैक्ट इज ऑन, थर्ड इंपैक्ट इज ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। तो तीन एरियाज में इनका बड़ा इंपैक्ट है, फाइनेंशियल मैटर्स, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर पे, फंडामेंटल राइट्स पे, एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स पे। ऑफ कोर्स स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर पे, क्योंकि ऐसे तो यूनियन स्ट्रांग बनती है ना, स्टेट की पावर पे पंगा पड़ता है। तो फंडामेंटल राइट्स, state legislature, financial matters, as well as fourth one is state executive. अब मुझे एक चीज बताएं सिंपल सी, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको पढ़ते हैं थोड़ी सी डिटेल में। देयर आर टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर दैट, एंड दैट इज आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। अब मुझे एक चीज बताएं, आर्टिकल 358 और 9 में फंडामेंटल राइट्स को लेके कुछ बातें लिखी गई हैं। मैं आपको बताया तो क्या बातें लिखी हैं, फिर बता दूंगा किसमें क्या लिखा है। आर्टिकल 358 इज रिलेटेड टू आर्टिकल 19 एंड दिस इज रिलेटेड टू अदर एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 19 इटसेल्फ। कैसे, वो बताता हूं। जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन 3 ग्राउंड्स: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन का अगर ग्राउंड है, इन ग्राउंड्स पे आपने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, तो आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। एंड दैट थिंग इज मेंशन्ड इन हियर। इन ग्राउंड्स पे लगी है तो दिस विल ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड।
वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, देन दैट गेट लगी है तो आर्टिकल 19 गेट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। अगर इस ग्राउंड पे लगी है, देन इट कैन बी सस्पेंडेड, बट प्रेसिडेंट की रेजोल्यूशन से होगा। किसकी रेजोल्यूशन से? प्रेसिडेंट की रेजोल्यूशन से। और आर्टिकल 359 में लिखा है आपको आर्टिकल 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, उसके अलावा सभी राइट्स को सस्पेंड कर सकते हो। वो कहां लिखा है? 359 में। तो आर्टिकल 359 की बात करें तो कुछ ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं और कुछ सस्पेंड हो ही नहीं सकते। ये सस्पेंड ही नहीं हो सकते, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गए इन ग्राउंड्स पे, और बाकी सारे प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है। ये है हमारा इंपॉर्टेंट थिंग। तो फंडामेंटल राइट्स पे ये इंपैक्ट पड़ता है कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आर्टिकल 20 और 21 हो ही नहीं सकते, बाकी तो हो जाते हैं। 19 में अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन का ग्राउंड है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। अगर आर्म्ड रिबेलियन का ग्राउंड है तो प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन पास करके सस्पेंड कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है इसका, दैट इज रिलेटेड टू, मतलब कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट को रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, तभी सस्पेंड होते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल 19, बट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है तो ऑटोमेटिकली गेट्स सस्पेंडेड। आई एम गोइंग टू टेक्निकलिटीज क्योंकि पेपर में ये चीजें आ सकती हैं। आर्टिकल 20 वही हमने कल पढ़ा था, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हम पढ़ते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की द इंपैक्ट ऑफ national emergency on the powers of state, on the powers of state। स्टेट की दो पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर एंड लेजिस्लेचर पावर। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है, सॉरी, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन स्ट्रांग हो जाता है? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन स्ट्रांग हो जाता है? लेजिस्लेचर में कौन स्ट्रांग हो जाता है? पार्लियामेंट गेट्स स्ट्रांग। यहां पे कौन स्ट्रांग हो जाता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। नेशनल इमरजेंसी में स्टेट की लेजिस्लेचर गिरती नहीं है, सस्पेंड नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है, बट जो स्टेट काम कर सकता है वो काम पार्लियामेंट भी कर सकता है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आ जाती है स्टेट के काम करने पे। सेम यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है उनके एरिया में भी। तो दिस इज अ बेसिकली इंपैक्ट ऑफ दिस। कहने का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट स्टैंड, जो हमारे सस्पेंडेड एंड स्टेट्स गवर्नमेंट्स आर अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर कैन इशू डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट्स इवन ऑन द सब्जेक्ट्स जहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर एक्सटेंड करती हैं। और पार्लियामेंट एज्यूम्स कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर in terms of subjects mentioned in the state list, and that shows that ये गवर्नमेंट अब यूनिटरी गवर्नमेंट बन गई है। स्टेट की पावर एग्जिस्ट कर रही है, पर स्टेट की पावर हमारी यूनियन के अंदर है, चाहे वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर है या चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर है। आया समझ में यहां तक? यहां तक क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन टर्म्स ऑफ जो हमारे लॉ बनते हैं। अब इसको समझ लो अच्छे से। आपने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की और पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट ऑन स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया, जो कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं थी। अब वो लॉ चलता रहता है। उसका टेन्योर क्या होता है? जब तक नेशनल इमरजेंसी चलेगी। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है, चाहे वो रिवोक होती है, चाहे वो अपने आप खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, उसके 6 मंथ्स तक वो लॉ वैलिड रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। तो up to 6 months that law will remain in force that was made by parliament on state subject list during national emergency। ये थिंग आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके टेन्योर को बढ़ाया भी जा सकता है 1 ईयर एट अ टाइम। और अगर नेशनल इमरजेंसी बीच में बंद हो गई तो अगर वो 6 महीने तक और रह सकती है लेजिस्लेचर, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, पार्लियामेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर की पावर के टेन्योर को 1 साल बढ़ा दिया।
अब जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई, उसका कितना टेन्योर रह गया है, तो वो उसके 6 महीने तक ही रह सकती है, उसके बाद नहीं रह सकती है। वैसे ही एक चीज आती है कि पार्लियामेंट जो लोकसभा है उसके टेन्योर को भी बढ़ाया जा सकता है 1 ईयर एट अ टाइम, 1 ईयर एट अ टाइम। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। यहां तक क्लियर है? यहां कोई डाउट तो नहीं है? अब नेक्स्ट करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है तो फाइनेंशियल मैटर्स में सेंटर स्ट्रांग हो जाती है, सारे के सारे फाइनेंशियल रिलेशन गेट सस्पेंडेड। मतलब सेंटर को जो स्टेट को पैसा देना है वो डिले भी कर सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज सस्पेंडेड एंड सेंटर इज बेसिकली empowered टू यूज एनी फाइनेंशियल फीचर्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी कंडीशन है, नेशनल इमरजेंसी लगी, वॉर हो गया इंडिया पाकिस्तान का, स्टेट्स को पैसा देना है हेल्थ में, नहीं दे पाएंगे ना भाई, वॉर इंपॉर्टेंट है, उसे डील करना है पहले, तो सारे के सारे फाइनेंशियल रिलेशन गेट्स सस्पेंडेड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी कहानी जो नेशनल इमरजेंसी की है, इट इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप नेशनल इमरजेंसी के एक चीज देखेंगे कि आर्टिकल 352 में कैन बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग मैलाफाइड। कि नेशनल इमरजेंसी मैलाफाइड इंटेंशन से तो डिक्लेयर नहीं की गई है, उन ग्राउंड्स पे जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है। अब देखें आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन अमेंडमेंट्स में क्या क्या हम चेंजेस लेके आए, इसको एक बार देख लें। ये सारी चेंजेस हमने आपको बता दिए हैं। तो 38th अमेंडमेंट में जो चेंज आया उसको देखो। अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। पहला क्या था कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन, was given power to proclaim emergency on different grounds even if other proclamation is active। तो अगर कोई इमरजेंसी पहले एक्टिव है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, उसके एक्टिव के टाइम पे आप दूसरी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। ये एक्टिव है तो आप और डिक्लेयर कर दो ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबिलियन। तो आप एक इमरजेंसी के एक्टिव होते हुए भी दूसरी लगा सकते हैं, पर ग्राउंड डिफरेंट होना चाहिए। दैट वाज मेंशन्ड इन 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1975। ये एक प्रोविजन था। एक और प्रोविजन था दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इट मेड द डिक्लेरेशन इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। उन्होंने बोला कि जो भी आप नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे उस पर जुडिशरी का रिव्यू नहीं चलेगा, वो जुडिशियल रिव्यू से क्या है, बाहर है। इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू 38 में बोला था। ऑफ कोर्स 44 में इसको चैलेंज करके रिमूव कर दिया गया, बिकॉज अब तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग मैलाफाइड। वैसे एक अमेंडमेंट है 42nd। आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट संविधान की कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे स्टेट की पावर्स को बढ़ाया गया था, बट इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट की पावर्स को कम किया गया है। अब नाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज किया एज फार एज नेशनल इमरजेंसी इज कंसर्न। वो चेंज क्या था? इट एम्पावर प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी इन होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं है पूरे के पूरे इंडिया में लगाना, इन द होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट। और 44 में बड़े खतरनाक चेंजेस किए गए जिससे नेशनल इमरजेंसी के मिसयूज को रोका जा सके। तो 44th अमेंडमेंट वाज इन द ईयर 1976, सॉरी 1978। जो हमारी पिछले वाली है 42nd, दैट वाज इन द ईयर 1976। ये 1976 की है, वो 1978 की है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए, इसको एक एक करके लिख लें, ताकि पेपर में अगर ऐसा आ जाए कि कौन सी अमेंडमेंट में क्या चेंज किया तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हमने चेंज किया था कि हमने ग्राउंड चेंज कर दिया था। कौन सा ग्राउंड? जो हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस है, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबिलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबिलियन। Internal disturbance was replaced by armed rebellion, which means now armed organized arising to overthrow the lawfully elected government। एक armed uprising है जिसमें हथियारों का यूज किया गया है। They want to topple down the legally elected government या constitutionally या lawfully elected government। पहला चेंज हमने ये किया। सेकंड, रिटन एडवाइस चाहिए थी। पहले क्या था, बस प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे, कोई रिटन एडवाइस की जरूरत नहीं थी। अब वर्ड क्या है, रिटन एडवाइस, और एक और वर्ड क्या है, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये देख लेना
थर्ड चेंज किया जो वेरी इंपॉर्टेंट चेंज है, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी से पहले अप्रूवल लिया जाता था, अब सिंपल मेजॉरिटी से नहीं लिया जाता, नाउ इट इज डन बाय यूजिंग स्पेशल मेजॉरिटी। नाउ इट इज डन ड्यूरिंग यूजिंग स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से। अब हमें पहले क्या था, पार्लियामेंट का कॉन्टिन्यूअस अप्रूवल नहीं था, अब हमने ऐड कर दिया कि पार्लियामेंट का इसका कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस 6 मंथ्स एट अ टाइम। पहले तो एक बार लगी बाद में हटा देंगे, अब बोल दिया हर 6 महीने में दोबारा अप्रूव करवानी पड़ेगी, 6 महीने के बाद उसका पीरियड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दैट इज पार्लियामेंट कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल, पार्लियामेंट्स कॉन्टिन्यूअस कंट्रोल। आया समझ में यहां तक? अब एक और चेंज किया गया कि नाउ लोकसभा वाज गिवन द पावर, कि अगर लोकसभा को इमरजेंसी को क्या करना है, हटाना है, तो वो हटा सकते हैं बाय पासिंग सिंपल मेजॉरिटी, पर पहले ये था प्रेसिडेंट के पास ही पावर थी। लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी कैन रिवोक द इमरजेंसी, कैन रिवोक द नेशनल इमरजेंसी, कैन रिवोक द नेशनल इमरजेंसी। और एक चीज और ऐड कर देगी कि अगर आर्टिकल 19 वाले राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। कौन से वाले? अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन का ग्राउंड है, अगर दूसरा है आर्म्ड रिबेलियन का, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड यहां पे हो जाएंगे, यहां पे ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब अगर नेक्स्ट आता है हमारा, दैट आर्टिकल इज द इमरजेंसी इज state emergency, that is called as president's rule. The next one is president's rule. President's rule. It is mentioned under Article 356 of the Constitution. Article 356 of the Constitution. अब मुझे एक चीज बताएं कि जो आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट रूल लगाता कौन है? ऑफ कोर्स कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट। जब वो किससे एडवाइस लेता है? ऑन द एडवाइस गिवन बाय गवर्नर और अदरवाइज ऑल्सो। ऐसा नहीं है गवर्नर ने नहीं बताया तो नहीं लगेगी, गवर्नर सोया रह गया, तो गवर्नर और अदरवाइज ऑल्सो हु अप्लाई प्रेसिडेंट। ग्राउंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। अगर संविधान के हिसाब से स्टेट नहीं चल पा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। ये ग्राउंड कहां पे मेंशन्ड है? आर्टिकल 356 में। एक ग्राउंड और है 365 में मेंशन्ड है, उसके अंदर ग्राउंड के अंदर भी क्या लग सकता है? प्रेसिडेंट रूल। और वो ग्राउंड क्या है कि अगर मान लो स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, स्टेट की डायरेक्शंस को, सेंटर की डायरेक्शंस को स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड। तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन 2 grounds which are given under article 356 and 365. 356 article is about when we are talking about कि स्टेट जो है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी हो गया है। 365 मेंशन है कि सेंटर ने डायरेक्शन दी जो कि स्टेट को फॉलो करनी होती हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो नहीं करते दैट विल बी कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी एंड प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड। तो आर्टिकल 356 एंड 365 में ये ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं प्रेसिडेंट रूल के। कौन करता है इंपोज? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर और अदरवाइज। इन ग्राउंड्स पे करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। अब इसमें भी सेम कहानी है सर। एक है कहानी कि कौन प्रोक्लेम करता है, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है। जैसे ही प्रोक्लेम हुई, प्रोक्लामेशन के बाद अप्रूव करना पड़ेगा, जैसे वहां किया था, तो यहां पे भी अप्रूव करता है। यहां पे अप्रूव कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा। और अगर अप्रूव करना है तो टाइम पीरियड क्या है? वहां 1 महीना था, यहां कितने हैं? 2 महीने। 1 जनवरी को आपने लगाई तो आपको 2 महीने के अंदर पूरी करनी पड़ेगी, तो आपको 28 फेब 2026 को इसको अप्रूव करना पड़ेगा 2 मंथ्स के अंदर। और अगर एक बार लग गई तो जहां से तुमने इसको क्या किया था, प्रोक्लेम किया था, वहां से खींच दें कितने मंथ? 6 मंथ्स। तो कितना आ जाएगा? 30 जून 2026। ये इसकी क्या है? कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट। तो डेट ऑफ प्रोक्लामेशन जो 1 जन है, उसके विद इन 2 मंथ्स इट विल बी अप्रूव्ड बाय, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा
बट बाय सिंपल मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। कौन? लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। और कट ऑफ डेट क्या है? ये है, और ये 6 महीने की ही है, पर कहां से? डेट ऑफ प्रोक्लामेशन से 6 मंथ्स, नॉट डेट ऑफ अप्रूवल से। वहां पे डेट ऑफ अप्रूवल से 6 महीने थे और 1 महीना था फ्रॉम डेट ऑफ प्रोक्लामेशन, ताकि उसको 6 महीने तक वो चल सके। आया समझ में? तो ये है प्रोसेस ऑफ कि प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट रूल है वो कौन लगाता है, कैसे लगाता है, कितने टाइम तक लगता है, और इसमें हमने कोई पावर नहीं दी किसको? लोकसभा को, कि प्रेसिडेंट रूल को हटाया जा सके, जैसे वहां दी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्रेसिडेंट रूल के इंपैक्ट क्या क्या होते हैं। अब जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो यहां पे किसकी पावर बढ़ जाती है? प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट गवर्नर के, मतलब गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करता है। कर कौन रहा है? प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू स्टेट को चला रहा है, मतलब सेंटर स्टेट को चला रही है, मतलब फेडरल सिस्टम सस्पेंड हो गया है। फेडरल सिस्टम क्या बन गया है? यूनिटरी बन गया है। मतलब अब स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट। स्टेट को कौन चलाएगा? यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यही कहानी को समझने के लिए पहले ये समझें कि जो हमारी इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी जो पढ़ी थी हमने, उसका 6 महीने के लिए बढ़ाते रहे, जितना मर्जी बढ़ाए, पर आपको हर 6 महीने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस चेक ऑफ पार्लियामेंट ऑन द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। पर दिस नेशनल इमरजेंसी से अलग है स्टेट इमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट्स रूल। अब इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल एंड स्टेट इमरजेंसी, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? दैट इज, अगर एक बार आपकी इमरजेंसी लग गई, स्टेट प्रेसिडेंट रूल लग गया, वो 6 महीने तक चलेगा। आपको और लगाना है तो सॉरी, तो अगर और लगाना है तो 6 महीने आपको और लगा सकते हो, पर आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 1 साल। अब 1 साल से ज्यादा तुम प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते अनलेस और अनटिल देयर आर 2 कंडीशंस दैट आर सेटिस्फाइड। पहला ये है, इन दैट स्टेट national emergency is in force, or election commission of India says that elections cannot be conducted in the state, then it can be extended, and it can be extended for 2 more years by using the same funda 6 months at a time. Total will be 3 years. But उससे बाद अगर आपको extend करनी है, then you need constitutional amendment, जैसे पंजाब के केस में हुआ था, तब आप 3 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल को स्टेट में लगा सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली क्या होता है, सेंटर स्टेट्स को दबाने की कोशिश करती है। ऐसा ना हो कि सेंटर में कोई और सरकार है, स्टेट में कोई और क्या लगा दे? प्रेसिडेंट रूल। इसलिए यहां पे हमने ज्यादा चेक्स रखे हुए हैं। मेजॉरिटी कौन चाहिए होती है? सिंपल मेजॉरिटी। वहां चाहिए थी स्पेशल मेजॉरिटी। अब आता है नेक्स्ट, इंपैक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट इज इंपैक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। पहला आता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव पे। स्टेट का एग्जीक्यूटिव सस्पेंड है, मतलब खत्म ही हो जाता है। सस्पेंड क्या? आपने स्टेट के एग्जीक्यूटिव को खत्म ही कर दिया ना भाई, तभी तो क्या करेंगे आप? स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड इन पावर्स ऑफ स्टेट आर एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है ना, मतलब एग्जीक्यूटिव तो डिसमिस हो ही जाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड हो सकती है या क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। सस्पेंड मतलब अभी वो सेशन में नहीं है, डिसॉल्व मतलब खत्म ही होगी, दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। पर इन केस ऑफ एसआर बोमई केस, उसने बोला कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो कृपया ऐसा करें कि अगर कोई भी इरिवर्सिबल चेंज करना है वो तब तक ना करें जब तक ये डेट ऑफ जो हमारी जो अप्रूवल की डेट से वो पास ना हो जाए, मतलब अप्रूव ना हो जाए क्या आपका प्रेसिडेंट रूल, अनलेस और अनटिल वो नहीं होता तब तक आप उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते, सस्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि डिसॉल्व एक बार कर दिया, वो चेंज क्या है? इरिवर्सिबल। ये चेंज क्या है? रिवर्सिबल। तो विदाउट अप्रूवल तुम कुछ इरिवर्सिबल चेंज नहीं कर सकते, मतलब इनडायरेक्टली तुम उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। दैट इज बेसिकली फंडा गिवन बाय एसआर बोमई केस। तो ये इंपैक्ट पड़ता है स्टेट एग्जीक्यूटिव पे और स्टेट लेजिस्लेचर पे। और जब तुम लॉ बनाओगे, व्हेन यू मेक अ लॉ बाय स्टेट लेजिस्लेचर तो है नहीं है, उसपे लॉ कौन बनाएगी? लेट्स सपोज पार्लियामेंट बना रही है, एक बार के लिए मान लें, तो वो जब लॉ बनेगा तो कितने टाइम के लिए बनेगा? वो बनेगा बाउमर, चाहे इमरजेंसी खत्म हो जाए, चाहे प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाए।
अब बाद में स्टेट अपने आप उसको रिवोक कर सकती है, पर उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। इट विल कैरी ऑन विदाउट एनी टाइम लिमिट। इट इज नॉट को टर्मिनस विद द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। आया समझ में? तो लगी रही, स्टेट को हटाना है तो अपने बाद में हटा देगा। अब आता है बात कि लॉ बनाने की पावर किसके पास चली जाती है। तो इन केस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, लॉ बनाने की पावर दो तरीके से समझे। एक तो चली जाती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, और एक चली जाती है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट भी बोल सकता है कि कौन बनाएगा लॉ, प्रेसिडेंट। तो इनडायरेक्टली ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी हो सकती है, पार्लियामेंट के पास भी हो सकती है। प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज एंड द सेम कैन हैपन इन केस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों के पास पावर है, पार्लियामेंट एज वेल एज प्रेसिडेंट, जो आपको नहीं भूलनी है। ये आपको समझ में आया, ये हमें पता लग गया कि ये कंडीशन है। अब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं, नहीं होते हैं भाई। फाइनेंशियल रिलेशन सस्पेंड होते हैं, नहीं होते हैं भाई। तो ना तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं, ना फाइनेंशियल रिलेशन सस्पेंड होते हैं। सस्पेंड होते हैं तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव और स्टेट का लेजिस्लेचर, या हमारा जो एक और एस्पेक्ट था वही स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर। और ना फंडामेंटल राइट्स पे इंपैक्ट है, ना फाइनेंशियल रिलेशंस पे इंपैक्ट है। अब आता है एस आर बोमई केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट रिलेशन। इसमें बोला गया पहली कंडीशन, प्रेसिडेंट रूल। एक कंडीशन क्या होती है, मान लो स्टेट में इलेक्शन हुए और किसी के पास भी क्या नहीं आई, मेजॉरिटी नहीं आई सरकार बनाने की, या मान लो कहीं पे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल रही है किसी को, तो नंबर गेम हो जाती है कई बार। और नंबर गेम को लेके एसआर बोमई केस ने बोला, जब भी नंबर गेम चेक करें, वो कहां चेक करें, फ्लोर ऑफ द हाउस। गवर्नर बस ये ना बोल दे कि मुझे लग रहा है कि उनके पास नंबर नहीं है इसलिए हमने क्या हटा दी, सरकार हटा दी, और क्या ले आए, प्रेसिडेंट रूल। तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे वोटिंग होके ऑब्जेक्टिव तरीके से डिसाइड करेंगे कि उनके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। और सेंटर को पहले वार्निंग देनी पड़ेगी, किसको, स्टेट को, फॉर 1 मंथ, कि भाई ये चल रहा है, ताकि वो अपने आप को सही कर पाए। उस 1 मंथ के बाद ही क्या लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। दूसरी कंडीशन, थर्ड क्या थी, अब कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी किसको, प्रेसिडेंट को, और उस पर क्या लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को यू कैन नॉट चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अंडर जुडिशियल रिव्यू, बट ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई अ जुडिशियल रिव्यू नॉट ऑन द एडवाइस बट लुकिंग एट can there be any malafide intention, is there any material evidence behind that emergency about that president rule, and is the material relevant, and was there any malafide use of power in that case। इन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं, पर एसेट एडवाइस को कभी जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं लेके आ सकते आप। पर एडवाइस ब्रॉडर सेंस में क्या है वो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा किया है तो पावर का मिसयूज तो नहीं हुआ है। तो आर्टिकल 356 में ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया कि अब उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल पार्लियामेंट पहले इसे अप्रूव कर दे बाय सिंपल मेजॉरिटी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल रिलेशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल रिलेशंस। अब फाइनेंशियल रिलेशंस की बात आती है तो उसके केस में आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको पहले बताया कि पूरी की पूरी जो हमारी चल रही है इमरजेंसी वाला टॉपिक, इसमें मेन चीज क्या है, इससे हमारे पूरे के पूरे जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा यूनिटरी बन जाता है, फेडरल नहीं रहता है एज सच। और जब ये यूनिटरी रह जाता है, फेडरल नहीं रहता है, तो उससे फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड होते हैं। तभी नेशनल इमरजेंसी को सेफगार्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। और कहा जाता है कि जो हमारा ये डेड लेटर है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए इसको बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। तो in case of president rule, the president can take up the functions of state government and he can declare that the power of the state legislature is to be exercised by the parliament, and when state legislature is suspended, the parliament can delegate the power to the president। तो मेन पावर जाती है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट पावर दे सकता है प्रेसिडेंट को टू मेक अ लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा बता देते हैं इससे कंफ्यूज ना हो, कि पार्लियामेंट की पास पावर आ जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के बेसिस पे लॉ बनाने की। यह भी पॉसिबल हो सकता है कि पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करके बोले प्रेसिडेंट ये काम करेगा पार्लियामेंट के बिहाफ पे, दैट इज आल्सो द पॉसिबिलिटी। और ये प्रेसिडेंट काम कर सकता है, और जो लॉ बना है एक बार बन गया चलता रहेगा, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, अनलेस और अनटिल स्टेट लेजिस्लेचर बाद में कभी इसको हटाना चाहे तो हटा सकती है। तो अब नेक्स्ट आता टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल इमरजेंसी।
अब देखें आर्टिकल 360 के अंदर आज तक पहली बार सुन लें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी नहीं है। क्यों नहीं लगी है भाई? कभी गवर्नमेंट ये बताएगी कि हमारा दिवालिया निकल गया है? कोई इंसान कभी ये बताता है कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूं? क्यों बताना भाई? और ऐसा चाहे हो भी, बता के चीजें और खराब हो जाती हैं, बिकॉज यू विल नॉट गेट लोन्स फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस। यू हैव टू बी, पेपर में कौन लिख के देता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना इतना इजी काम नहीं है, बिकॉज लोग आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल 360 है, ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बट ऑन व्हाट ग्राउंड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड एंड व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ दैट, पहला ये समझ लें। पहला जो ग्राउंड है वो है देयर एग्जिस्ट अ ग्रेट सिचुएशन, देयर एग्जिस्ट अ ग्रेट सिचुएशन। मैं बोल रहा हूं जो संविधान में लिखा है, ग्रेट सिचुएशन दैट इज थ्रेटनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, थ्रेटनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, threatening the financial stability of India or any part of it, then he can proclaim emergency. अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके ग्रेट सिचुएशन आई है और इसको प्रूव करने का तरीका क्या है? सिंपल मेजॉरिटी से। अगर एक बार आपने इसको सिंपल मेजॉरिटी से प्रूव कर दिया, फिर इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये चलता रहेगा अनलेस और अनटिल प्रेसिडेंट रिवोक इट। और इसका जो डेट ऑफ प्रोक्लामेशन है, मान लो वो 1/1/2026 है, तो आपने 1/1/2026 है और डेट ऑफ अप्रूवल क्या होगा इसका? 2 महीने, दैट इज 28/2/2026 और चलता रहेगा इन्फिनिटी तक अनलेस प्रेसिडेंट रिवोक इट। कैसे पास होगा? सिंपल मेजॉरिटी से, नॉट स्पेशल मेजॉरिटी से। और इसमें जो इसका इंपैक्ट्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स में इंपैक्ट होते हैं। तो फाइनेंशियल मैटर में तो नेशनल इमरजेंसी के भी इंपैक्ट होते हैं, पर यहां पे जो इंपैक्ट्स हैं वो क्या है? ये स्टेट क्या यूज करेगी कि पैसा अच्छे से यूज हो, कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, पैसों का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। स्टेट कैन सस्पेंड जो हमारी सैलरीज को रिड्यूस कर सकती है, कैन रिड्यूस द सैलरीज, कैन सस्पेंड जो भी हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सेंटर है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सेंटर। तो इट इंपैक्ट इज बेसिकली प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मान लो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि सेंटर से पैसा कहां जाएगा? स्टेट में, वो डिस्ट्रीब्यूट आप रोक सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द ऑर्गन्स। इट कैन प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट्स टू फॉलो द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एज वेल एज प्रेसिडेंट कैन गिव इंस्ट्रक्शन सो दैट द सैलरीज ऑफ द जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कैन बी रिड्यूस्ड एंड कैन डायरेक्ट द गवर्नर्स टू रिज्यूम ऑल फाइनेंशियल बिल्स। बोल दे गवर्नर को कि भाई अब थोड़े बहुत जो मनी फाइनेंशियल बिल आ रहे हैं वो पैसे बिल सारे क्या कर दे, मेरे को रिजर्व कर दे, मैं देख के प्रेसिडेंट डिसाइड करूंगा कि पैसा खर्चना है कि नहीं खर्चना है, बिल पास करने हैं कि नहीं करने हैं। तो दीज आर द इंपैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ इमरजेंसी इन ग्रेट डिटेल, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवरिंग द स्टार्टिंग विद द हमारा पार्लियामेंट वाला टॉपिक हमें आज करना था, पर आज टॉपिक कौन सा किया हमने? इमरजेंसी वाला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज हमारा पार्लियामेंट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून। और ये सारे जो वीडियोस हैं ये सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पे इसके MCQ भी मिलते रहते हैं और वीडियोस आपकी सिविल विद कास्ट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होती हैं 5:30 AM। पूरा का पूरा पॉलिटी आपको कवर कराया जा रहा है, उसके बाद हम और सब्जेक्ट भी करेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू इंश्योर दैट आप कंसिस्टेंट रहें ताकि रिवीजन हो सके इन अ फास्ट फॉरवर्ड मैनर। ठीक है, थैंक यू सो मच।